गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है आपका मेडाइवल सोसाइटीज, इसके यूनिट 4 से एक टॉपिक यूनिट 3 से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है सामंतवाद, जिसे हम लोग यूरोपीय सामंतवाद, एक्चुअली ये यूनिट 2 का विषय है। ठीक है, तो यूरोपीय सामंतवाद को शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो पेपर है ये हमारा वैसे तीसरा पेपर है। तीसरे पेपर में इसका सब्जेक्ट कोड का नाम है CC2 और मेडाइवल सोसाइटीज। इस पेपर में ये काफी महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ लोगों को थोड़ा भ्रम हो जाता है कि सामंतवाद पूछा है तो वो क्या लिखे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपसे किस प्रकार के सामंतवाद की चर्चा की जा रही है, भारतीय सामंतवाद अथवा यूरोपीय सामंतवाद, दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने यूरोपीय सामंतवाद के विषय में उनकी विशेषता, उनके गुण दोष आदि के विषय में चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सामंतवाद, यूरोपीय सामंतवाद भूमि वितरण पर आधारित एक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था थी जिसका यूरोप में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से 13वीं शताब्दी के अंत तक विकास हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग एक निश्चित पारस्परिक संबंध में अपने आप को बांध देते हैं। यह संबंध प्रतिरक्षा और सेवा पर आधारित था। समाज के शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा का भार ग्रहण करते थे और कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करने का दायित्व स्वीकारते थे। सामंतवाद में 3 प्रमुख लक्षण थे: जागीर, संरक्षण और संप्रभुता। संक्षेप में यूरोपीय सामंतवाद वैयक्तिक शासन, एक विशिष्ट भूमि व्यवस्था और व्यक्तिगत निर्भरता का मिश्रित रूप था। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। सामंतवाद का स्वरूप रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक दोनों था। राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य दृष्टियों से सामंतवाद बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। केंद्रीय सरकार की दुर्बलता एवं अराजकता के युग में सामंतवाद ने शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। भूमिपतियों को संगठित कर राजाओं की निरंकुशता पर अंकुश लगाया। सामंतवाद की पृष्ठभूमि में सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई और संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ। वस्तुतः सामंतवाद सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया थी। सामंतवादी व्यवस्था का यूरोप में उस समय विकास हुआ था जब कैरोलिंगियन साम्राज्य के पतन और बर्बर जातियों के आक्रमण से यूरोपीय देशों की केंद्रीय सरकारें कमजोर हो गई थी। अशांति के उस युग में सामंतवाद ने शांति स्थापित करने में और न्याय प्रदान करने में काफी सहायता की। यदि सामंतवाद कैरोलिंगियन साम्राज्य के विघटन के लिए जिम्मेदार था तो उस साम्राज्य के विघटन के बाद सुरक्षा प्रदान कर इसने यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति की महान सेवा भी की थी। सामंत और उसके सैनिक ने मग्यार, नॉर्शमैन एवं मुसलमानों के आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा गया है कि कवच रक्षित सामंती घुड़सवार और अभेद्य सामंती किलों की
दीवारों ने ही मुसलमानों, डेनों एवं magyarों के हमले को विफल कर दिया। सामंतवाद न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन एवं कर व्यवस्था का भी नियमन करता था। उसके द्वारा उस नैतिक बल का विकास हुआ जिसने विघटनकारी युग की व्यवस्था से एक से अधिक उन्नत और परिष्कृत संगठन को जन्म दिया। कैरोलिंगियन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मनी पहला देश था जहां सुव्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई। बाद में फ्रांस और इटली में भी ऐसा हुआ। सामंतवाद अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर जोर देता था। वह ऐसा युग था जब सामंत अपने अधिकारों पर जोर देते थे, परंतु उन अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्यों के पालन के प्रति उदासीन भी रहते थे। वे अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को सताते थे, उनसे जबरन करों की वसूली करते थे, परंतु सामंती अधिपति और अधीनस्थ सामंतों के पारस्परिक संबंधों तथा सामंत एवं कम्मियों के पारस्परिक दायित्वों के फलस्वरूप दोनों पक्षों के पारस्परिक संबंध एवं दायित्व कमजोर होने के बजाय मजबूत होते चले गए। अधिपति एवं अधीनस्थ दोनों ही पक्षों को अपना अपना दायित्व निभाना पड़ता था। इस प्रकार अधिकार एवं कर्तव्य अब अन्योन्यायी हो गए। कहने का मतलब है एक दूसरे पर आश्रित थे। यदि एक पक्ष सुरक्षा और दूसरा पक्ष सेवा प्रदान करने में असमर्थ होता था तो सामंती अनुबंध टूट जाता था। सामंत एवं अधीनस्थ व्यक्ति के बीच अनुबंध की यह भावना सामंतों को निरंकुश होने से रोकती थी। अधिकांश सामंती कानून लिखित न होकर पारंपरिक थे और प्रथा पूर्वादर्श के आधार पे आधारित थे। धीरे धीरे एक राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ जिसके अनुसार यह माना गया कि राजशक्ति वस्तुतः सीमित होती है। सामंतवादी व्यवस्था ने सामंतों में उस व्यक्तिवाद, स्वतंत्र प्रियता और आजादी की भावना को विकसित किया जिसके फलस्वरूप राजा कानूनों का दुरुपयोग नहीं कर सकते थे। राजतंत्र को निरंकुश होने से रोका जा सका। इंग्लैंड में सामंती कानूनों को अंकुश जॉन सदृश अत्ताताई राजाओं पर हमेशा बना रहा। दूसरी ओर फ्रांस में सर्वसाधारण वर्ग के जागरूक होने से पूर्व ही सामंतों की शक्ति छिड़ पड़ गई। परिणाम स्वरूप वहां 16वीं और 17वीं शताब्दी में सामंतों की शक्ति दबाकर राजतंत्र की निरंकुशता स्थापित हो गई। अतः ठीक ही कहा गया है कि सामंतवाद में स्वतंत्रता के बीज निहित थे। समकक्ष व्यक्तियों द्वारा ही अभियोजित होने का सिद्धांत तथा बिना अभियोग के जीवन और संपत्ति से वंचित ना किए जाने का हक कुछ ऐसी बातें थी जिसके फलस्वरूप सीमित राजतंत्र का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। पुनः यही बातें मूल सिद्धांतों के रूप में मैग्ना कार्टा, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी संविधान में भी निहित थी। इसलिए कई लेखकों ने कहा है कि सामंती प्रथा ने संवैधानिक शासन का सिद्धांत विकसित हुआ। जागीर के साथ स्वामी भक्ति और सेवा की शर्तें जुड़ी हुई थी। इस तरह सामंतवाद
अनुबंध पर आधारित था। यद्यपि सामंती अनुबंध और बाद के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों में अनेक मौलिक अंतर थे। सामंतवाद की एक अन्य देन थी साहित्य, काव्य, रोमांस एवं गाथा काव्य की उन्नति। इंग्लैंड, जर्मनी तथा फ्रांस के सर्वप्रथम साहित्यिक आंदोलन का प्रारंभ सामंती युग में ही हुआ। ठीक उसी तरह जैसे ज्ञान एवं दर्शन की सृजन धारा मठों से निःसृत हुई थी, फिर सामंतवाद का श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति में शूद्र धर्म की गणना की गई है। शूद्र धर्म में नारी के प्रति सम्मान, असहाय के प्रति सुरक्षा और चर्च के आदर की भावना में वृद्धि हुई। वस्तुतः शूद्र धर्म ने सामंतों को न्याय एवं औचित्य का पाठ सिखाया। बैरनों के गढ़ जहां विचारों एवं मनोभाव का विकास हुआ, उसमें शूद्र धर्म सुंदरतम था। उपयुक्त गुणों के साथ साथ सामंतवाद में कतिपय दोष भी थे। सर्वप्रथम इस व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना ना हो सकी। प्रत्येक देश छोटे छोटे अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। कई बड़े सामंत अपने अधिपति राजा से भी अधिक शक्तिशाली थे। फ्रांस जैसे राज्यों का विशिष्ट उदाहरण था, जिसमें राजशक्ति की सामंतों द्वारा उपेक्षा की जाती थी। सामंती अलगपन अपने आप में एक दोष था। समाज कई वर्गों में विभक्त हो गया और उच्च एवं निम्न वर्गों के संबंध स्नेहपूर्ण नहीं थे। उच्च वर्गों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने में बहुत समय लगा। तब कहीं जाकर यूरोप में जनतांत्रिक समाज की स्थापना हो सकी और सभ्यता का सही दिशा में शीघ्रता पूर्वक विकास हो पाया। सामंती व्यवस्था युद्ध प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करती थी। सामंतवाद अतिशय व्यक्तिता, स्थानीय रूढ़ियों और स्थानीय स्वायत्तता से त्रस्त थे। अतः इसने युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया था। बराबर कोई ना कोई लड़ाई चलती ही रहती थी। साधारणतः इन युद्धों का स्वरूप स्थानीय होता था और इसमें कुछ ही लोग भाग लेते थे। ये युद्ध स्थानीय होने और परिवारों तक सीमित रहने के कारण बहुत दिन चलते भी नहीं थे, परंतु इससे धनजन की क्षति तो होती रहती थी। सर्वत्र अराजकता के व्याप्त रहने से कृषि एवं व्यापार की विशेष नुकसान पहुंचती थी। युद्धों के कुप्रभावों के प्रतिकार रूप में पहला प्रयास चर्च द्वारा 11वीं शताब्दी में हुआ। 11वीं शताब्दी व्यापार एवं उद्योग की उन्नति का युग था। उस समय कृषकों की अवस्था उन्नत हो रही थी और बाह्य आक्रमणों की समाप्ति के बाद यूरोप की आबादी बढ़ रही थी। सामंती युद्धों को रोकने के प्रयास फ्रांस में हुए, इसलिए नहीं कि वहां का पादरी वर्ग अति प्रबुद्ध था, बल्कि इसलिए क्योंकि सामंतवाद के दोष यूरोप में सर्वाधिक वहीं व्याप्त थे। सामंती युद्धों को रोकने के प्रयास दो तरह से हुए। प्रथम, ईश्वरीय युद्ध निवृत्ति और द्वितीय धर्म विश्रांति। ईश्वरीय युद्ध निवृत्ति सिद्धांत के अनुसार जो लोग चर्च के पादरी अथवा कृषक की जमीन लूटते अथवा कृषि को
नष्ट करते थे, उन्हें ईश्वरीय अभिशाप से अभिशप्त होने का भय दिखाया गया, परंतु उसके पीछे कोई राजकीय शक्ति नहीं थी। धर्म विश्रांति के अनुसार सप्ताह में 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार युद्ध विश्रांति के दिन घोषित किए गए और आगे चलकर मध्य अगस्त से मध्य नवंबर तक युद्ध निषिद्ध कर दिया गया। यह समय खेत जोतने, अन्न बोने तथा फसल काटने का होता था। इसी समय व्यापारी दूर दूर जाकर सामान खरीदते और बेचते थे। अतः अति शीतकाल और अति ग्रीष्म ऋतु ही युद्ध के लिए बच गए थे। धर्म विश्रांति को भंग करने वालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, परंतु अधिकांश सामंत उपयुक्त दोनों प्रतिबंधों की अवहेलना करते थे। जाति से निकाले जाने के भय से उनका दंभ और लाभ कहीं अधिक प्रबल था। अत्यंत झगड़ालू काउंटेंस ब्लांस को बिशपों ने 7 बार जाति से निष्कासित किया, परंतु वह अपने पड़ोसी सामंत से लड़ते भिड़ते रहे थे। सामंत युग में राजा एवं प्रजा के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, अतः सर्वसाधारण जनता को शासन एवं राजनीति में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। सामंतवाद के अंतर्गत यूरोपीय अर्थव्यवस्था का समुचित विकास ना हो सका। सर्वसाधारण के जीवन स्तर में कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं हुई। जनता का जीवन अत्यंत कष्टमय था। सर्वत्र शोषण की ही प्रधानता देखी जाती थी। सामंती अधिपतियों में मानवोचित गुणों का अभाव देखा गया है। किसानों, कम्मियों और दासों का जीवन दुख दर्द से भर जाता था। कृषि की प्रधानता तथा उद्योग धंधों एवं वाणिज्य व्यापार की अवहेलना के कारण लेन देन की प्रथा तो संकुचित थी ही। शोषित वर्गों को बाध्य होकर जीवन यापन के लिए सामंतों पर ही निर्भर होना पड़ता था। अतः हम यूरोपीय सामंतवाद के गुणों को और उनकी विशेषताओं को देखने के पश्चात अंततः इसका निष्कर्ष करेंगे तो हम पाते हैं कि सामंतवाद के विकास ने जहां एक और शांति व्यवस्था तथा समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप युद्ध की व्यापकता एवं अर्थव्यवस्था का विकास अवरुद्ध होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। परंतु यदि हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह प्रतीत होता है कि उस समय यूरोप में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसी के परिणाम स्वरूप सामंतवाद अस्तित्व में आया और इसने तात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने कार्य संचालित किए। वस्तुतः यह अनुबंध की भावना से प्रेरित होता था, अर्थात सामंतों का दायित्व अपने अधीन लोगों की रक्षा और अपने अधीनस्थों जिसके अधीन होते थे उनका दायित्व सेवा होता था, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से अनुबंध की भावना से कार्य करते थे और यह तात्कालीन समय में अपने लक्ष्यों की पूर्ति में काफी हद तक
सफल रही थी। लेकिन जैसे जैसे सामंती वर्ग शक्तिशाली होते गए और नागरिक हितों की अवहेलना होनी प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे आगे चलकर सामंती व्यवस्था में अनेक दुर्गुण प्रविष्ट होते चले गए। इन दुर्गुणों के कारण सामंती प्रथा धीरे धीरे टूटने लगी और आगे चलकर यह पूरी तरह से टूटकर समाप्त हो गई। इस तरह से हम अपने अध्ययन से यह पाते हैं कि सामंती प्रथा, विशेषकर यूरोपीय सामंती व्यवस्था जो थी, वो तात्कालीन परिस्थितियों की देन मानी जा सकती है। इसने अपने समय में काफी हद तक अपनी आवश्यकताओं एवं तात्कालीन समस्याओं का समाधान किया और जनता को राहत पहुंचाई। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि समय और परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं, तो सामंती पद्धति जो प्रारंभ में अच्छी और अनुबंध पर आधारित थी, आगे चलकर कठोर और दुर्गुणों से प्रविष्ट होने लगी थी, जिसकी वजह से आगे यह व्यवस्था स्थायित्व ना प्राप्त कर सकी और आगे चलकर यह टूटकर बिखर गई। तो हम आज अपने विषय को यहीं विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आप यूरोपीय सामंतवाद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं अगली कक्षा में भारतीय सामंतवाद के विषय में आपको एक वीडियो दूंगा। आप दोनों को पढ़ें, सुने और दोनों को अलग अलग ध्यान से समझें, ताकि जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर सके कि भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।